वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 के लिए जो है यहाँ पर सारे जो है मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर कराए जा रहे हैं, जिनमें आपके जो है टोटल 3 फेज में एग्जाम हुए थे। एक आपका मैट्रिकुलेशन लेवल था, फिर दूसरा आपका हायर सेकेंडरी लेवल थे, फिर तीसरे आपके ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम कराए गए थे। तो मैट्रिकुलेशन लेवल के सारे जो है आपको उसके मैथ जो है जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उनके सारे मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए। तो सारे वीडियो को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग हायर सेकेंडरी लेवल के जो है एक शिफ्टों के मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 लेवल में आपका एग्जाम कराया गया था। एक आपका मैट्रिकुलेशन लेवल था जिनमें आपके 3 शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे। इसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए। अगर आपको इनका वीडियो देखना तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है हायर सेकेंडरी लेवल के जो ये जो 4 सेट है उनके मैथ के सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विक्रेता ने 3000 रुपये में 40 दर्जन फल खरीदे। इनमें से 30 फल सड़ जाने के कारण फेंक दिए गए। शेष फलों को विक्रेता प्रति दर्जन किस दर से बेचे कि उसे कुल लेन देन में 25% का लाभ यानी कि प्रॉफिट हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कितने दर्जन जो है फल जो थे, तो 40 दर्जन थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, संख्या निकाल लेते कि टोटल जो है कितने संख्या में फल थे। तो एक दर्जन में टोटल फल कितने होंगे, तो 12 फल होंगे। अगर टोटल आपका 40 दर्जन है तो टोटल आपके फलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 12 इंटू 40 करेंगे तो 12 चौक 48 यानी कि 480 फल थे। उनमें से क्या बोला गया कि 30 फल खराब हो गए यानी कि सड़ गए हैं। तो बचे कितने फल, तो 480 माइनस 30 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 450 यानी कि 450। और इससे जितना फल बच गया इतने फल का जो है सीपी कितना था आपका, 3000 रुपये था। क्योंकि जो सड़ गए और जो बचे हुए टोटल तो जितना खरीदा गया था उसके लिए उस सारे फल का सीपी उतना ही रहेगा। तो 3000 रुपये में क्या किया गया था, सारे फल को खरीदा गया था। यानी कि अगर हम लोग एक फल का सीपी निकाले तो क्या करेंगे, निकालने के लिए जो टोटल आपका खरीदा गया फल था जितने रुपये में, उसे बचे हुए फल से डिवाइड कर देंगे तो आपके एक फल का सीपी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि एक दर्जन का 25% के लाभ में कितने रुपये में बेचना चाहिए। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपका, 1/4 होता है। यानी कि 4 यूनिट के कोई सामान को 1 यूनिट के लाभ में यानी कि कितने में बेचने के लिए बोल रहा है, तो 5 यूनिट में बेचने के लिए बोल रहा है। हल करेंगे यहाँ पर से आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 शून्य आपका 1 शून्य चला गया, 5 से काटेंगे 45 को 9 बार में आपका चला जाएगा। यहाँ पर 3 से काटेंगे तो ये 3 आपका यहाँ पर कितने बार में चला जाएगा, 100 बार में चला गया। यानी कि आपका कितना बचेगा, ऊपर आपका 100 बच गया, नीचे आपका कितना बच गया, 12। ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा था, रुपीज लिखा था। नीचे आपकी क्या लिखी गई थी, फलों की संख्या ली गई थी। यानी कि नंबर ऑफ फ्रूट्स आपका नीचे लिया गया था। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है कि 12 फलों को अगर 25% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचना होगा, 100 रुपये में, यानी कि 100 रुपीज में आपको बेचनी होगी 12 फलों को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ही लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में यानी कि एक ही डायरेक्शन में समानांतर पटरियों पर दौड़ रही है। तेज चाल वाली गाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 63 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, बराबर है। यानी कि अगर एक रेलगाड़ी की यक्स मानते हैं तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी क्या हो जाएगी, यक्स मीटर ही होगी। यानी कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, x मीटर। यानी कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी, एक ट्रेन की लंबाई यक्स, दूसरी ट्रेन की भी लंबाई यक्स। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यक्स प्लस यक्स 2x। यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर एक दूसरे को पार करना है यानी कि क्रॉस करना है तो कुल कितनी दूरी उसे तय करनी होगी, तेज रेलगाड़ी को 2x दूरी तय करनी होगी। और यहाँ पर जो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि टाइम बराबर आपका क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो दूरी आपकी कितनी आ गई, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई वही दूरी होगी। नीचे आपका क्या हो जाएगा, स्पीड। दोनों आपके ट्रेन जो है क्या चल रही, एक ही डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन आपका क्या है, सेम है। तो चाल क्या होगा, घटेगा। तो 56 माइनस 44 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 6 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका डिफरेंस आ गया चाल का। लेकिन
दूरी हम लोगों ने किस में मानी, यानी कि ट्रेन की लंबाई मीटर में मानी है, और समय भी आपका सेकंड में दिया गया। तो चाल जो आपका डिफरेंस आए वो भी क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते। तो ये आपका क्या हो गया, दूरी बटा चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, समय। तो पार करने में कितना समय लेता है, 63 सेकेंड। हल करेंगे आपके प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से हम लोग। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये 2 से 2 चला गया। 3 से 63 आपका कितने बार में चला जाएगा, 21 बार में। यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 21 × 105, यानी कि 105 मीटर आपकी क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 पुरुष और 16 महिलाएं किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 13 पुरुष और 24 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 10 महिलाएं उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो यहाँ पर मान लेते कि एक पुरुष यानी कि एक आदमी की कार्य क्षमता यम है, और एक महिला यानी कि एक औरत की कार्य क्षमता डब्ल्यू है। यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया। फिर आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर आपको क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो इसके देखे होंगे तो मैंने ये फॉर्मूला आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक पुरुष की अगर कार्य क्षमता हम लोग यम मान लेते हैं तो 12 पुरुष की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 12 यम। अगर एक महिला की कार्य क्षमता डब्लू है तो 16 महिला की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 16 डब्लू। जोड़ देंगे तो कुल कार्य क्षमता हो जाएगी, इंटू अगर टाइम कर दे यानी कि 5 अगर गुना कर दे तो आपका इफिशियंसी इंटू टाइम आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होगा। फिर इसी कार्य को कौन करता है बाद में, 13 पुरुष यानी कि 13 यम कार्य क्षमता और 24 महिला यानी कि 24 डब्लू कार्य क्षमता कितने दिनों में करते हैं, तो 4 दिनों में। तो इधर भी टोटल वर्क इधर भी टोटल वर्क बराबर होंगे क्योंकि दोनों समान कार्य को कर रहे हैं। तो हल करेंगे यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 12 × 25 = 60, 13 × 4 = 52, यानी कि 8 यम बराबर आपके 16 × 25 = 80, और आपके यहाँ पर 24 महिलाएं, सॉरी ये 2 नहीं है, ये आपके 24 है। तो आपके 16 × 25 = 80, 24 × 4 = 96, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 डब्लू। 8 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, ये 2 बार में, ये 1 बार में। यानी कि एक औरत की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1, और एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 2। तो यहाँ पर से हमें आदमी और औरत की कार्य क्षमता पता चल गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे आदमी और औरत की कार्य क्षमता। तो कितने पुरुष है, 5 पुरुष है, तो कितना हो जाएगा, एक पुरुष की कार्य क्षमता 2, तो कितना हो जाएंगे, 5 दूनी 10, और 10 महिलाएं हैं तो एक महिला की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता 1 है तो 10 महिला की कार्य क्षमता 10 हो जाएगी। यानी कि कुल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 10 × 10 = 20। कितने दिनों में काम करेंगे वो हमें निकालना है, यानी कि डी से डिनोट कर देते हैं डेज को। बराबर आपको यहाँ पर क्या कर देंगे, कहीं भी या तो इधर मैन और वोमेन का पुट कर देंगे इफिशियंसी, या फिर यहाँ पर मैन और वोमेन का भी किधर का भी पुट करके यहाँ पर पुट कर देंगे तो टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क हो जाएगा। तो हल करेंगे तो आपके फिर दिनों की संख्या निकल जाएगी यहाँ पर से। तो हल कर लेते हैं हम लोग, इधर पुट कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यम का वैल्यू 2, तो 12 दूनी 24, और डब्लू का वैल्यू 1, तो 24 और 16 आपका कितना हो जाएगा, 24 और 16 40। कितने दिनों में करते हैं, 5 दिनों में। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, 20 से काटेंगे 40 को 2 बार में चला जाएगा, यानी कि डी बराबर आपके कितने आ जाएंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 10 दिनों में उस काम को क्या कर लिया जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कंपनी में कार्य करता है, उसके मासिक वेतन से 15% घर के किराए के रूप में कटौती किया गया है, और वह 15% बच्चों की शिक्षा पर एवं 20% अन्य मद में खर्च करता है। अगर अब उसके पास 8,750 रुपये बचे हुए हैं तो उसकी कुल मासिक आय यानी कि मंथली इनकम कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, किसी भी व्यक्ति की आय जो है खुद में कितनी प्रतिशत होती है, 100% होती है। किसी भी व्यक्ति का आय खुद में 100% होती है, तो उनमें से खर्च कितना कर दिया गया, 15% घर पर, 20% बच्चों पर और 20% अन्य मदों पर खर्च किया गया। तो टोटल कितने परसेंट हो गए, 15 15 30 30 20 50, यानी कि 100% में से 50% क्या कर दिया गया, खर्च कर दिया गया, यानी कि एक्सपेंडिचर 50% है।
तो सेविंग यानी कि बचत अभी भी उसके पास कितना बचा हुआ है, तो 100 माइनस 50 करेंगे यानी कि 50% रुपये, कुल रुपये का 50% अभी भी बचा हुआ है। और यहाँ पर कितना दिया गया रुपये में, 50% का वैल्यू यहाँ पर 8,750 रुपया दिया गया। हल करेंगे यहाँ पर से 50 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 0 0 5 से काटेंगे तो 16, 17 पचे 85, 5 पचे 25। हमें क्या चाहिए, 1% का वैल्यू कितना आ गया 175 रुपये। हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए, क्योंकि आय उसका चाहिए। तो अगर 1% का वैल्यू 175 रुपये तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 17,500 रुपये होगा। तो ये आपकी क्या आ गई, उसकी कुल मासिक आय यानी कि मंथली इनकम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर 9 अंकों की संख्या, ये दी गई है 9 अंकों की संख्या 88 से भाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए 2x माइनस वाई का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले 88 से कटने का नियम क्या होगा, वह संख्या 11 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए। और 8 से कटने का नियम क्या होगा, ये जो आपका अंतिम 3 अंक है, अंतिम आपके 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या क्या कटेगी, 8 से कटेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका क्या है, अंतिम 3 अंक 5y2 है, किससे डिवाइड करना 8 से। तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट करे, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट करे कि 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट यहाँ पर रखना है। तो यूनिट डिजिट आपका इकाई अंक आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके 9 हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो है आपका एक अंकों का संख्या जो है सबसे बड़ी अंक कौन सी होती है 9। तो यहाँ पर सबसे पहले 9 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 2। 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 7 56, 3 बचा तो 8 चौक 32, यानी कि 9 पुट करने पर, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर 9 ही रखा जा सकता है, और 9 पुट करने पर ये संख्या 8 से कट रही है। यानी कि पूरी संख्या अगर y का वैल्यू यहाँ पर 9 पुट कर दे तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, 11 से कटने का नियम। 11 से कटने का नियम क्या होता है, तो पहले मैं सारे संख्याओं को, सारे अंकों को नीचे लिख लेता हूँ। तो 4 3 आपका यक्स है, 1 1 4 5, वाई का हम लोगों का वैल्यू क्या आया 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे 2। यहाँ पर क्या करना था, ऑड और इवेन संख्या को जोड़ेंगे और उनका डिफरेंस या तो 11 आना चाहिए या फिर 0, तभी ये पूरी संख्या 11 से कटेगी। तो हम लोग हल करेंगे इसे। तो 4 यहाँ पर यक्स है, 4 1 5, 5 5 10, 10 2 12, यानी कि 12 प्लस आपके क्या हो गए यक्स हो गए। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 3 1 4, 4 4 8, 8 और 9 8 आपके कितने हो गए 17, यानी कि यक्स का वैल्यू क्या पुट करे कि डिफरेंस या तो 0 है या तो 11 है। तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू हम लोग ये पुट करते, यहाँ पर अगर 5 पुट कर दे तो यहाँ पर 12 5 कितना हो जाएगा 17, डिफरेंस कितना आ जाएगा 0, यानी कि यक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या रख सकते हैं 5 रख सकते हैं। यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया आपका, और वाई का वैल्यू कितना आ गया आपका 9। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू किसका चाहिए 2x माइनस वाई का वैल्यू चाहिए। यक्स का वैल्यू कितना है 5, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, माइनस वाई का वैल्यू कितना है 9, तो 10 में से 9 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समूह में विद्यार्थियों की औसत भार 75.4 kg था। बाद में 4 विद्यार्थी जिनका भार क्रमशः 72.9, इतना इतना और इतना दिया गया, वे समूह में शामिल होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप समूह के विद्यार्थियों का औसत भार 0.24 kg की वृद्धि हो जाती है। तो समूह में आरंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो व्यक्ति शामिल हुए उनका कुल जो है कितने वजन के व्यक्ति कुल शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर सभी का क्या कर देंगे, योग निकालेंगे। तो योग आपका कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले पॉइंट के बाद वाला सब अंक जोड़ेंगे तो 9 8 17, 5 22 और 4 आपका 26 दशमलव आपका 2 बचा यहाँ पर। तो 3 2 5, 8 5 13, 13 और 8 21 और 2 आपके कितने हो गए 23, हाथ में 2, 7 या 21, 21 8 29 और 2 आपके कितने हो गए 31, यानी कि इतने वजन वाले कुल व्यक्ति क्या हो गए शामिल हो गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो है पहले औसत कितना था 75.4, उनमें क्या हो गई 0.24 की वृद्धि हो गई। इसमें क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो आपका नया औसत कितना हो जाएगा जोड़ने पर, तो आपका 75.426 यानी कि 75.64 होगा। और जो है कितने विद्यार्थी टोटल जो है नए शामिल हुए, तो 1 2 3 4 हुए। तो हम लोग क्या कर देंगे कि वृद्धि के बाद जो औसत में वृद्धि के बाद असल में कितना इनका योग होना चाहिए था,
असल में कितना होना चाहिए था और फिलहाल कितना है, उनका क्या करेंगे फिर डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले यहाँ पर क्या कर देते हैं, इनका योग निकाल लेते पहले। तो 4 चौक 16, 1 6 चौक 24, 1 25, हाथ में 2, 5 चौक 20, 2 22, हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 आपके कितने हो गए 30। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो वृद्धि योग में कितना हो रहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 5 में से 5 0, 3 में से 2 गया 1 और आपके 1, 3 में से 3 गया 0। तो आपकी कितने की वृद्धि हो गई, इतने की, यानी कि 0.24 की वृद्धि हो गई। और इतना वृद्धि होने के कारण औसत में कितने की वृद्धि हो गई, तो 0.24 की वृद्धि हो गई थी। हल करेंगे तो आपका क्या पता चल जाएगा यहाँ पर से कि समूह का आरंभ में कितने विद्यार्थी थे उनके संख्या पता चल जाएगी। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से पॉइंट आपका चला गया। 24 से काटेंगे तो 24 चौक 96, आपका कितना बच गया 14। तो 24 छक 100 आपके कितने हो गए 44, यानी कि 46 जो आपके क्या थे शुरुआती विद्यार्थियों की संख्या थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी यहाँ पर अनुपात में वैल्यू दिया गया और आपसे a बाई बी 1 बाई बी यानी कि 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी का अनुपात में वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 6x, यहाँ पर 5x, यहाँ पर इसे 7x मान लेते हैं ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो हल करने पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करते हैं कि ये आपका क्या दिया गया है, a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर तीनों का योग करें और इधर तीनों का योग करें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर से आपका माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, माइनस ए प्लस ए आपका चला जाएगा, माइनस बी प्लस बी चला जाएगा। तो आपका क्या बचा, आपका यहाँ पर बच गया a प्लस बी प्लस सी बराबर आपके टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर से, तो 7 5 12, 12 6 18x टोटल आपके हो गए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। अब यहाँ पर से हम लोग क्या कर लेते हैं, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू निकाल लेते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, अगर यहाँ पर क्या दिया गया a प्लस बी माइनस सी बराबर 6x है, यानी कि हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 6x, उधर माइनस में था तो इधर आपका क्या हो जाएगा प्लस सी, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू अगर यहाँ पर क्या पुट कर दे 6x प्लस सी पुट कर दे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से उधर करेंगे तो 6x माइनस यानी कि 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर से c का वैल्यू 6x आएगा। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे b का वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस बी यहाँ पर है तो उधर भेजेंगे तो 7x माइनस तो 11x, यानी कि 11x बटा क्या आ जाएगा b का वैल्यू 2। ये आपका क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया। a का वैल्यू यहाँ पर a यहाँ पर माइनस है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर से माइनस करेंगे 5 तो 13 को 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 13x बटा 2, ये आपका क्या आ गया a का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे तो 1 बाई a का वैल्यू कितना था 13 बटा 2x, x आपका क्योंकि यहाँ पर रेशियो में पुट करेंगे तो x आपका सारा कट जाएगा तो यहाँ पर x आपका पहले ही हटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 13 बटा 2 यानी कि 2 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। अनुपात 1 बाई बी यानी कि कितना हो जाएगा 2 बटा 11 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बटा 6। हल करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे जो नीचे संख्या यानी कि 13 का 11 का 16 का। तो एलसीएम आपका तीनों एक दूसरे के आपस में क्या है, कोई भी फैक्टर समान नहीं हो रही यानी कि तीनों का गुणज ही यहाँ क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 इंटू 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 छक 66 दुनिया आपका कितना हो जाएगा 132 अनुपात। अब यहाँ पर 11 छापेंगे झाप देंगे तो यहाँ पर 13 छक 78, 78 दुनिया आपका कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15 अनुपात 13 इंटू 11 करेंगे तो 130 और 13 यानी कि 143 आपका ये अनुपात आ गया आंसर। तो आपका 132, 156, 143 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर ग्राफ में दिए गए हैं, पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि यह मानते हुए कि परीक्षा में उस छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक जो है 540 है तो नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यानी कि यहाँ पर जो है ग्राफ में क्या दिया गया, टोटल जो है कोई व्यक्ति है जो कि 540 अंक प्राप्त करता है, उनमें से कितने कितने अंक प्राप्त करते हुए उसे जो है यहाँ पर क्या कर दिया गया, डिग्री में विभाजित कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस विषय में छात्र ने 123 अंक प्राप्त किए।
तो यहाँ पर हमें पता करना होगा कि 123 अंक किसने प्राप्त किया। तो हमें क्या निकालना होगा कि 123 अंक का डिग्री में अगर परिवर्तन करेंगे तो कितना डिग्री होगा। अगर डिग्री निकाल लेंगे तो हम लोग सब्जेक्ट भी पता लगा लेंगे। तो यहाँ पर आपके जो है कितने अंक जो है प्राप्त हुए हैं, तो 123 अंक प्राप्त हुए। कितने में? 540 में। हमें क्या चाहिए? डिग्री में वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे? 360 डिग्री यहाँ पर पुट कर देंगे, हल करेंगे, आपका यहाँ पर डिग्री पता चल जाएगा तो सब्जेक्ट भी आपके पते चल जाएंगे। तो हल करेंगे यहाँ पर से 18 180 से काटेंगे तो 2 बार में, ये आपके 3 बार में चले जाएंगे। 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, ये 1 बार में। 41 दुनिया आपकी कितने हो जाएगी? 82 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री जिसका वही आपका आंसर होगा। तो 82 डिग्री ये आपका विज्ञान का है, यानी कि 123 अंक जो है विज्ञान में उसने प्राप्त किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका क्या है? ग्राफ का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया गया है? मात्रा लाख टन में दिया गया है। तो यहाँ पर मात्रा लाख टन में क्या क्या चीज का दिया गया है? द्वारा कागज उत्पादन का, यानी कि अलग अलग महीने में, यानी कि सॉरी अलग अलग वर्ष में अलग अलग कंपनी के द्वारा जितना जो है लाख टन में जो है कागज का उत्पादन किया गया है, उनकी संख्या दी गई है ग्राफ में। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंपनी क्यू द्वारा 2010 से 2013 तक उत्पादन में की गई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें कि कितना हुआ। तो हमें किसे देखना है? कंपनी क्यू का, यानी कि कंपनी क्यू किससे दर्शा रहा है? रेड वाले को, यानी कि ये जो रेड वाला वही आपका क्या है? कंपनी क्यू है। तो 2010 में जो है कंपनी क्यू का जो है उत्पादन कितना था? तो 30 था। और 2013 में जो है इसकी उत्पादन कितनी हो गई? तो 2013 में आपका 45 हो गया, यानी कि 30 से जो है कितना हो गया? 45 हो गया। तो वृद्धि कितनी हुई? 15 की। कितने में? 30 में। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 15 से काटेंगे 30 को, 2 बार में चला जाएगा। 2 से 100 50 बार में चला जाएगा, यानी कि कितने की वृद्धि हुई? तो 50% की ओवरऑल वृद्धि हुई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या दिया गया? साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 दिया गया, और आपसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग पुटिंग वैल्यू लगाएंगे। क्या करेंगे? थीटा का वैल्यू खुद से पुट करेंगे। तो थीटा का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग ना तो 90 डिग्री या ना ही 0 डिग्री पुट कर सकते, क्योंकि आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 0 यहाँ पर नहीं लाना, हमें क्या करना है? 2/3 लाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर है, लेकिन ये साइन थीटा में आपका क्या है? स्क्वायर नहीं दिया गया। तो यहाँ पर क्या पुट करें कि क्या रहे? अंडर रूट में वैल्यू नहीं रहना चाहिए। तो अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दे, 30 डिग्री पुट कर दे, तो सेक 30 का मान कितना हो जाता है? तो सेक 30 का मान 2/√3 होता है। तो 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 4/3। और साइन 30 का मान आपका कितना हो जाएगा? 1/2। हल करेंगे कितना आ जाएगा? ये 2 बार में चला जाएगा, तो आपका कितना आ जाता है? 2/3। हम लोगों ने 60 डिग्री या 45 डिग्री इसलिए नहीं पुट किया, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेक साइन का यहाँ पर रूट में वैल्यू आ जाएगा, और 60 डिग्री भी अगर मानते तो साइन का यहाँ पर रूट में वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर रूट में नहीं चाहिए, इसलिए हम लोगों ने 45 और 60 डिग्री नहीं माना और सिर्फ 30 डिग्री माना। तो 30 डिग्री पे पुट करने पर हमारा यहाँ पर जो है इक्वल भी हो गया, यानी कि जो थीटा का वैल्यू होगा वो आपका कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 30 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो tan 30 का मान आपका कितना हो जाता है? 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3 प्लस साइन 30 का मान आपका कितना हो जाता है? तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। हल करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 और 3 आपके कितने हो जाएंगे? 7, यानी कि 7/12 आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 95 रुपये राशि 3 वर्ष में 105 रुपये हो जाती है, तो 5 वर्ष में उसी ब्याज दर पर 171 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी? रेट, यानी कि दर निकालनी होगी कि कितने रेट से जो है ब्याज लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि 3 साल का ब्याज के रूप में उसने कितना रुपये दिया है। तो यहाँ पर कितने रुपये उसने अभी तक दिए हैं? तो 95 से 105 रुपया हो गया, यानी कि 105 माइनस 95 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10 रुपये दिए हैं।
कितने साल में? 3 साल में। तो यहाँ पर से 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? रेट चाहिए। तो रेट निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? 1 साल का ब्याज बटा मूलधन। मूलधन कितना था? 95 रुपये। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे यहाँ पर से तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 19 पच्चे 95 और यहाँ पर आपके कितने हो गए? 20 पच्चे 100। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से? 20 दहें 200 बटा 57%। ये आपका क्या आ गया? रेट यानी कि दर आ गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर से हमें रेट पता है, समय पता है, मूलधन पता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना? 171 रुपये। रेट यानी कि दर कितना है? 200 बटा 15। परसेंट है तो परसेंट से हटाएंगे नीचे 100 चला जाएगा और समय कितना दिया गया? 5 साल। हल करेंगे यहाँ पर से आपका ब्याज आ जाएगा। तो 2 शून्य चला गया, 5 से काटेंगे 15 3 बार में चला जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 सते 21। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से? यहाँ पर से 57। शायद हम लोगों ने कुछ गलत किया, यहाँ पर वापस देखेंगे। ये आपका सॉरी ये आपका 15 नहीं, ये आपका 57 था। ये आपके कितने थे? 57 थे। यहाँ पर मैं फिर से एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ। 171 आपका मूलधन था, ये आपका 200 बटा 57 था। कितना था? 200 बटा 57 था, ना कि 15 था। इंटू आपका कितना हो जाएगा? 100। टाइम आपका कितना दिया गया? 5 वर्ष। 2 शून्य चला गया, 57 से आपका 7 या 21 यानी कि 3 बार में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से? यहाँ पर से आपका हो जाएगा 5 या 15, 15 दूनी 30 यानी कि 30 रुपये आपका क्या आ गया? ब्याज आ गया। लेकिन क्या पूछा जा रहा है कि वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं? मूलधन प्लस साधारण ब्याज करते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका? 1 17 3 20 यानी कि 201 रुपया आपका क्या हो गया? मिश्र धन यानी कि अमाउंट हो गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC की भुजा को BC पर D बिंदु इस तरह है। तो सबसे पहले जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला जा रहा है उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? फिगर बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज आपके क्या है? ABC है। तो BC की भुजा पर D बिंदु इस प्रकार है, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं D बिंदु इस प्रकार है कि ADC यानी कि ये एंगल इक्वल किसके है? BAC के बराबर है, यानी कि ये एंगल के बराबर है। CA आपका कितना दिया गया है? CA आपका यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया गया है। BC आपका कुल जो है यहाँ पर ये जो है कितना दिया गया है? तो 16 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पर आपका है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? CD की लंबाई पूछी जा रही है, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो सबसे पहले जब हम लोग देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर ADC इक्वल था किसके एंगल के? BAC के। तो जब यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC में जब हम लोग देखेंगे तो ये एंगल आपका क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन दिख रहा है। ये एंगल आपके क्या दिख रही है? दोनों में कॉमन दिख रहे हैं। तो ये दोनों एंगल जो है क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज में बराबर हो जाएंगे। ये अब हमें क्या पता चल गया कि दो एंगल यहाँ पर इक्वल है। तो तीसरा एंगल यानी कि ये एंगल B और ये वाला जो एंगल है वो एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर से हमें क्या पता चल रहा है? त्रिभुज ABC सिमिलर है किसके? आपका A एंगल यानी कि एंगल त्रिभुज D और B आपके इधर से हो गए तो D आपकी ये B यानी कि DAC, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो यहाँ पर से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर से हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है? एंगल A, यानी कि एंगल A ये आपका BC बटा हम लोग क्या बोल सकते हैं? BC बटा AC इक्वल यहाँ पर आपका हो जाएगा ये एंगल आपका इधर से, फिर आपका क्या हो जाएगा? AC बटा फिर आपका कौन सा एंगल था? AC, ये आपके थे ये एंगल, यानी कि डबल वाला एंगल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? DC, यानी कि ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो BC आपका कितना दिया गया? यहाँ पर BC आपका 16 दिया गया, AC आपका 12 दिया गया, बराबर AC 12 है, बटा नीचे क्या कर देंगे? DC। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से काटेंगे, ये 4 बार में, ये 3 बार में, 4 से 12 आपका 3 बार में। तो DC आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर से 3 तिया 9 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया है। अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितना, यानी कि डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है 100%, तो 100% वाले सामान को कितने अधिक अंकित किया गया 20%, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना था तो 120%। फिर उसके बाद क्या किया गया, ये आपका क्या था मार्कअप था, मार्कअप परसेंट था। और फिर आपका क्या दिया गया, इसमें डिस्काउंट दिया गया कितने का 10% का, यानी कि 10%। ये आपका क्या हो रहा है, डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पर बोला गया कि क्या हो गया 10% रह जाता है, यानी कि पहले अगर लाभ 20% था, क्योंकि मार्कअप कितना किया गया था 20%, यानी कि 120% हो गया था, यानी कि अगर इसे इस पर बेचता तो 20% का लाभ होता, लेकिन उसे जो है छूट देने के बाद कितने का लाभ हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि उसे बेच कितने में रहा है 110% में, क्योंकि 100 का सामान अगर 10% का लाभ हो रहा है यानी कि 110 में बेच रहा है, यानी कि डिस्काउंट कितने का दिया 120 का सामान अगर 110% में बेच रहा है, यानी कि 10% का डिस्काउंट दिया। किस पर, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है, तो मार्क प्राइस कितना था 120%, में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, 0 चला गया 100/12, यानी कि 8.1/3% आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम की समानांतर भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, इसकी असमानांतर भुजाएं समान है, यानी कि इस तरीके से अगर आपका ये फिगर है तो ये आपका क्या है, ये आपके पैरेलल साइड है और ये आपके क्या है, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल नहीं है लेकिन इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल नहीं है लेकिन इक्वल है। फिर आगे बोला गया कि अगर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक समानांतर भुजाओं की लंबाई कितनी, यानी कि ये आपका साइड पूछा जा रहा है कि कितना है इसकी लंबाई। तो ये सबसे पहले ये इसकी लंबाई कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर, इसकी कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो है डिस्टेंस यानी कि हाइट हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया एरिया, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा 30 20 50, और पैरेलल साइड के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी यहाँ पर इसे क्या मान लेते हैं हाइट मान लेते हैं, बराबर आपका टोटल क्षेत्रफल कितना दिया गया 300, हल करेंगे हाइट आ जाएगी 50 से काटेंगे 6 बार में चला जाएगा, यानी कि एच बराबर आपका कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई आपकी यहाँ पर से 12 सेंटीमीटर आ गए। तो यहाँ पर से अब हमें क्या चाहिए, ये साइड चाहिए, तो अगर ये 12 है यहाँ पर से यहाँ पर ये टोटल आपका क्या है, ये यहाँ ये जो टोटल है ये आपका क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो बचा कितना 10 सेंटीमीटर बच गया टोटल, क्योंकि ये अगर ए और बी मान ले तो ए भी टोटल 30 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, तो 30 - 20 करेंगे तो 10, और दोनों को ये दोनों को क्या करती है बराबर भागों में विभाजित करती है, तो अगर 10 बचा हुआ तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। तो अगर ये 12 ये 5, तो ट्रिपलेट आपका कितना बनता है, मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि 12 और 5 का ट्रिपलेट आपका कितना बनाता है 13, यानी कि ये अगर इसे सी इसे डी मान ले तो ई डी की लंबाई कितनी आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर, यानी कि असमानांतर भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे जो है इतने और इतने के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो पी और क्यू जो है क्या पूछा जा रहा है कि पूर्णांक हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पी और क्यू का वैल्यू खुद से पुट करके देखेंगे। यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका वही होगा कि पी और क्यू का वैल्यू पुट करके देखेंगे, जो ऑप्शन में आपका मेल खाएगा वही आंसर होगा आपका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग छोटी और बड़ी संख्या से चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर 1 और यहाँ पर 9 पुट करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं रिवर्स कर देते 9 और 1, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से ये आपके कितने हो गए 10, इधर 9, यानी कि ये तो आपका 19 हो गया, ये आपके कितने अंक हो गए 91 हो गए, यानी कि इन दोनों को गुना करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो 19 से गुना करेंगे तो 9 आपका 1, 19 नमा आपका कितना हो जाएगा 19 नमा 171, 1 आपके कितने हो गए 172, ये आपका आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ये तो आपका यहाँ पर जो है लक वाइज आपका एक चांस में आ गया, लेकिन आपके जो है 1-2 बार अगर आप इस तरीके से नहीं पुट करते तो 1-2 बार आपका लगेगा,
थोड़ा सा हल करने में। बाकी आप ऐसे ही बनाएंगे वैल्यू पुट करके तो आपका आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू दिए गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए क्यू बी क्यू सी क्यू का योग में वैल्यू दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि 4abc का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालना होगा कि क्या होगा, तभी हम लोग 4ac का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए अलजेब्रा में कि क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आपके क्या हो जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा अलजेब्रा में। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 6, 6 का आपका कितना हो जाएगा 36, माइनस क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का ये जो स्क्वायर है ये कितना दिया गया 30, तो इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो आपका कितना आ जाएगा इतना हल करने पर, ये जो है माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, कितना आएगा 6। तो 6 बराबर आपका कितना है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। तो 2 से काटेंगे 6 को, कितना बार में चला जाएगा 3 बार में, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि ध्यान रखिएगा। फार्मूला आपका क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर आपके क्या हो जाते हैं, बराबर आपके होते ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का योग यहाँ पर कितना दिया गया 165 माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का 30 माइनस ए बी बी सी सी ए का वैल्यू कितना है 3। हल कर देंगे। अब यहाँ पर हल करेंगे, ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा, तो ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा तो 4abc का भी वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। तो हल करेंगे, यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे, यहाँ पर माइनस 3abc बराबर 27 आपके कितने हो जाएंगे 162 माइनस 165 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा -3 कट गया, यानी कि ए बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। यानी कि अगर ए बी सी का वैल्यू 1 है तो 4abc का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 होगा आपका आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि प्रत्येक संख्या 20, 37, 54 और 105 में से यक्ष को घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती क्रम में 7x-5 और x+6 के बीच मध्य अनुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये x निकालने का कोई भी आपका जो है अच्छा तरीका नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसे निकालने के लिए जाएंगे तो बहुत लंबा ये मैथ बनेगा। तो हम लोग डायरेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मध्य अनुपाती निकालने का सबसे पहले तो आपका फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है आपका, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का अंडर रूट होता है। तो यहाँ पर एक संख्या कितनी दी गई है 7x-5 और दूसरी संख्या कितनी दी गई है x+6 दी गई है। तो x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करें कि ये क्या बन जाए, एक इंटीजर संख्या बन जाए। तो सबसे पहले x का वैल्यू क्या पुट करके देखते हैं, 1 पुट करके देखते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 1 पुट करने पर 7 में से 5 गया 2 और 6 1 कितना हो जाएगा 7 दूना 14 होता है। क्या ये इंटीजर वैल्यू में चेंज होगा, नहीं होगा, यानी कि 1 नहीं आपका हो सकता। 2 चेक करेंगे तो आपका 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया तो आपका कितना हो जाएगा 9 इंटू और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 2 8। क्या ये इंटीजर वैल्यू आएगा, नहीं आएगा, यानी कि आपका 2 भी नहीं हो सकता। 3 को चेक करते हैं, 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 या 21 यानी कि 16। कितना हो जाएगा 7 या 21 यानी कि 16, 6 या 3 कितने हो जाएंगे 9, 16 नमा कितना होता है 144, कितना हो जाता है 144, 144 इसका स्क्वायर होता है 12 का। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो परीक्षाओं में बिल्कुल भी आप यक्स का वैल्यू निकालने के लिए नहीं जाइएगा, क्योंकि आपका ये काफ़ी लंबा बनता है। हमेशा जो है परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न को इसी तरीके से बनाइएगा, तो यहाँ पर आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में सामान्य से 40 मिनट अधिक लगती है। अगर वह उसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो उसे सामान्य से x मिनट कम समय लगता है। तो x का मान कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि
टाइम बराबर आपका क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि हमें समय निकालना होगा कि कितने समय में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है 20 किलोमीटर दूरी। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 20 किलोमीटर, चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर आपका समय कितना हो जाएगा 4 घंटा, यानी कि 4 घंटे में उस कुल दूरी को क्या कर सकता है, तय करेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। लेकिन वो क्या करता है, समान समय से 40 मिनट अधिक ले रहा है, यानी कि समान समय, यानी कि हमें जो है नॉर्मल टाइम अगर हमें निकालना है तो क्या करना होगा, 40 मिनट माइनस करेंगे। तो अगर हम लोग 4 घंटा में 40 मिनट माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 घंटा 20 मिनट होगा। कितना होगा, 3 घंटा 20 मिनट, ये आपका समय आ गया, ये आपका सामान्य समय आ गया। फिर हमें दूसरा समय निकालना होगा कि सेकेंड टाइम जो है ये आपका T2 जो है आपका क्या है, T2 ये जो है 20 किलोमीटर अब कितने की चाल से चल रहा है, 10 की चाल से, तो कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, यानी कि कितना कम समय लग रहा है, 2 घंटे में पहुंच जाता है, लेकिन सामान्य समय कितना है, 3 घंटा 20 मिनट, यानी कि कितना कम समय ले रहा है। तो माइनस करेंगे 3 घंटा 20 मिनट में से 2 घंटा, तो आपका कितना आ जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट आपका ये इतना समय बचा लेता है, जो कि किसके बराबर है, यक्स मिनट के बराबर है। तो इसे क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, 60 अब 20 आपके कितने हो जाएंगे, 80 मिनट क्या कर लेता है, इतना कम समय लेता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्रेस में 3 तरह की PQR मुद्रण मशीनें हैं। मशीन P जो है 8 घंटे में 10,000 पन्ने मुद्रित कर सकती है। मशीन Q इसी कार्य को 10 घंटे में, मशीन R जो है इसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकती है। सभी तीनों मशीन 9 बजे कार्य आरंभ करती है। मशीन P सुबह 11 बजे खराब हो जाती है और शेष कार्य मशीन Q और R द्वारा जो है पूरा किया जाता है। तो कार्य कितने बजे पूरा होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें ये जो है पढ़ने से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगी, तीनों मशीनों की कार्य क्षमता चाहिए होगी। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि P जो है 15 घंटे में पूरा कर सकता है, Q जो है P 15 नहीं है, P आपका 8 है, यहाँ पर 8 घंटा दिया गया है, तो P 8 घंटा में कर सकता है, Q उसी काम को 10 घंटा में, और R जो है उसी काम को 15 घंटों में कर सकता है। यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का 15 का और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 30, 30 दुनिया आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 60 तो नहीं, आपकी 120 हो जाएगी, यानी कि 120 आपका एलसीएम हो गया। 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15, 10 से डिवाइड करेंगे 12 और 15 से डिवाइड करेंगे 8। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि तीनों को क्या किया जाता है, 9 बजे आरंभ किया जाता है, यानी कि अगर तीनों को एक साथ चालू कर लिया जाएगा तो 1 घंटा में कितना यूनिट जो है काम कर लेंगे। तो P जो है 15 यूनिट काम करता है 1 घंटे में, Q 12 और R जो है 8 यूनिट काम करता है। तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 12 8 20, 20 और 5 35, यानी कि 1 घंटा में 35 यूनिट तीनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि शुरुआत जो है तीनों को किया गया 9 बजे और 11 बजे क्या हो जाता है, P जो है मशीन खराब हो जाती है, यानी कि तीनों मशीन जो है कितने घंटे के लिए चले। तो 9 बजे आरंभ होते 11 बजे एक मशीन खराब हो जाता है, यानी कि टोटल कितने घंटे चले तीनों मशीन, तो टोटल आपके 2 घंटे चले, यानी कि अगर 1 घंटा में 35 यूनिट काम करता है तो 2 घंटा में कितना कर लेगा, 70 यूनिट काम कर लेगा। करना कितना काम है, 120 यूनिट काम करना है, उनमें से किया गया काम कितना, अभी 70 यूनिट किया गया काम है, यानी कि बचा हुआ काम कितना है, तो 120 माइनस 70 करेंगे, यानी कि 50 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। लेकिन इस रेस से यानी कि इस काम से क्या हो गया, इस काम से पी मशीन खराब होने के कारण ये बाहर हो गई। अब जो है इसे करेगा कौन, Q और R मिलकर करेंगे, कितने की कार्य क्षमता से, 12 8 20 की कार्य क्षमता से काम करेंगे। तो टोटल करना कितना काम है, 50, कितने की कार्य क्षमता से काम करेंगे, 20 की कार्य क्षमता से। हल करेंगे आपका यहाँ पर से समय आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 0 चला गया, 5/2 घंटा, यानी कि 2.1/2 घंटा इतना समय आपका लगेगा। तो 11 बजे तो आपका ये खराब हुआ था, उसके बाद 2 घंटा और लगेगा, यानी कि 11 के 2 घंटा बाद कितना होगा, 1 बजेगा और आधा घंटा और, यानी कि 1:30 दोपहर में क्या हो जाएगा, उस काम को खत्म कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। इस ग्राफ को मैं पहले ही इस वीडियो में समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2010 से 2013 अवधि के दौरान कंपनी P द्वारा औसत उत्पादन
और उसी अवधि के दौरान कंपनी आर द्वारा औसत उत्पादन का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले पी आपका कौन सा है, ब्लू वाला। तो हमें 2010 से लेकर 2013 तक का सभी का योग निकालेंगे। तो योग आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितने हैं 55, यहाँ पर 35, तो 50 30 80, 80 या 10 90, 90 50, 9 5 14, 14 3 17, यानी कि टोटल जो 170 लाख टन पी का जो है टोटल इतना उत्पादन किया गया था कंपनी पी के द्वारा। और आर के द्वारा, आर आपका कौन सा है, ये हरा वाला है। तो सभी को जोड़ेंगे 40 45, यहाँ पर कितने हैं 50, तो 50 और 40 90, यहाँ पर आप 50 और 40 90, 90 और 40 130, 130 और 45 13 4 17, यानी कि 175 हो गए। हल करेंगे 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, ये आपके कितने 35 बार में चला जाएगा, यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा 34:35। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC क्रमशः बिंदु D तथा E तक बढ़ाई गई है। तो जिस तरीके से पहले बोला जा रहा क्वेश्चन में उस तरीके से हम लोग बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या एक त्रिभुज है, इस तरीके से एक तो आपका पहले त्रिभुज था, कौन सा था, त्रिभुज ABC था। BC को क्या किया गया D तक और AC को क्या किया गया E तक बढ़ाया गया। और एंगल CBD यानी कि ये एंगल और एंगल BCE, ये दोनों एंगल के समद्विभाजक P बिंदु पर मिलते हैं, यानी कि ये जो आपके क्या है एंगल बाइसेक्टर का यहाँ पर काम कर रही है, यानी कि ये दोनों क्या है एंगल बाइसेक्टर है। और ये किस बिंदु पर मिलते हैं, तो P बिंदु पर मिलते हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया कि एंगल A 82 डिग्री है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एंगल P का मान क्या होगा। तो ये तो आपका फार्मूला होता है, फार्मूला इस तरीके क्या होता है आपका, फार्मूला आपका हो जाता है 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल A होता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके के मैथ में ये फार्मूला लगता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है यहाँ पर ये ऊपर वाला एंगल बाइसेक्टर होता है और ये एंगल पूछ लिया जाता, तब यहाँ पर क्या हो जाता प्लस हाफ एंगल ए हो जाता। लेकिन ये नीचे वाला पूछा जा रहा है, कौन सा पूछा जा रहा है, ये नीचे वाला। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए। तो यहाँ पर हल करेंगे, ए का वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 90 माइनस एंगल ए कितना है 82, 82 का आधा कितना हो जाएगा 41। तो 90 माइनस 41 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 49 डिग्री आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया कि ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी डी से 50% कम है, डी ई से 10% अधिक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर ए बी सी डी ई, तो कोई भी संख्या खुद में तो 100% होती है, तो ई को यहाँ पर सबसे पहले 100% मान लेते हैं। यहाँ पर फिर क्या बोला गया कि डी जो है ई से 10% अधिक है, तो ई अगर 100 है तो डी कितना हो जाएगा 10% अधिक, यानी कि 110। सी जो है डी से 50% कम है, यानी कि डी अगर 110 है तो इसका जो है 50% कम है, यानी कि क्या है आधा है, क्या है आधा, यानी कि 110 का आधा कितना हो जाएगा 55। तो सी आपके कितने हो गए 55। तो बी आपका कितना होगा, बी यहाँ पर बोला गया कि बी जो है सी से 25% अधिक है, यानी कि सी कितना था 55, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, यानी कि 4 यूनिट का कोई भी वस्तु जो है, कोई भी जो यूनिट में जो मान है वो उसमें क्या हो जाती है 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है, यानी कि क्या है 5/4 है। फिर ए में क्या बोला गया कि ए बी से 20% अधिक है, यानी कि क्या है 1/5, यानी कि ए आपका कितना हो जाएगा 55 इंटू 5/4 इंटू 5 यूनिट से क्या हो जाता है 1 यूनिट की वृद्धि, यानी कि 6 यूनिट हो जाती है। तो ये आपका क्या आ गया ए का वैल्यू आ गया। पूछा क्या जा रहा है, रिलेशन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पर क्या बोला गया कि सी जो है ए से 24% कम है, तो ए का यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ए का यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 15 × 5 = 75, 7, 15 × 5 = 75 और 7 आपका कितना हो जाएगा 75 और 7 आपके हो जाएंगे 75 और 7 79, 75 आपके 5 तिया 15, 15 × 5 = 75, 15 5 तिया 15, 15 × 5 = 75, 75 5 7, 15 × 5 = 75 और 7 आपके 82 होंगे। नीचे कितना है 5 दूनी 10, यानी कि उसे अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 82.5। ये आपका ए का वैल्यू आ गया, किसका आ गया ए का।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या बोला जा रहा है कि सी ए से 24% कम है। किससे? सी ए से 24% कम है। ए से सी ए से 24% कम है। तो क्या ये हमें 24% दिख रही है? ये लगभग अगर यहाँ पर चेक भी करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 अगर 20 भी मानते तो आपका यहाँ पर कितना होता है? 62, यानी कि ये 24% तो बिल्कुल भी कम नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा चेक करेंगे तो ए डी से 40% कम है। ए जो है डी से 40% कम है। 40% तो बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि अगर इसका 40% निकालेंगे डी का तो 11 चौक 44 हो जाता है। क्या ये 44 कम है? नहीं, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी गलत है। फिर यहाँ पर चेक करेंगे कि डी बी से 30% कम है। डी जो है बी से 30% कम है। 20 से 30% कम है। डी तो आपका यहाँ पर बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग निकाल के पहले देख भी लेते हैं। 5 पचे 25, 5 पचे 25, 227, 4 से तो 4 छक 24, यानी कि आपका 60 दशमलव समथिंग आएगा। यानी कि ये तो बी कम है ना कि डी कम है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि ए ई से 17.5% कम है, तो सही है। ई कितना है? 100%। ये कितना है? 82.5, तो कितना कम है? 17.5% ही ये कम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार के पास सामान्य मूल्य की 76 वस्तुएं हैं। वे 20 वस्तुओं को 15% के लाभ पर, 40 वस्तुओं को 19% के लाभ पर और शेष वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचता है। अंत में उसे 27,740 रुपये का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बोला गया कि 20 वस्तुओं को, फिर 40 वस्तुओं को, फिर शेष कितने वस्तु बच गए? 20 थे, यहाँ पर 40, 40 20 60, यानी कि बचे कितने वस्तु? 16 वस्तु बचे। यहाँ पर कट रहा है तो काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20, 4 दहें 40, 4 चक 16। यहाँ पर इसे जो है कितने प्रतिशत के लाभ में? इसे जो है 15% के लाभ पर। कितने? 15% के लाभ। इसे जो है 19% के लाभ पर, और इसे जो है 25% के लाभ पर बेचा गया। टोटल लाभ निकाल लेते कि कितना प्रतिशत बेचा गया, कितने लाभ पर। तो कितना हो जाएगा? 15 पचे 75 प्लस 190 प्लस 25 चौक 100, जोड़ेंगे तो 5, 19 9 26 10 36। टोटल कितने में से? यहाँ पर 10 4 14 5 19 में से इतना प्रतिशत बराबर, ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ गया। कितना रुपया दिया गया? 27,740 रुपया दिया गया है। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर से आपकी क्या आ जाएंगे? 1% का वैल्यू आ जाएगा। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है? 100% होता है, यानी कि हमें 100% का वैल्यू चाहिए। अगर हमें क्या चाहिए? टोटल सीपी चाहिए। यहाँ पर पहले टोटल सीपी निकलेगा, तब हम लोग एक वस्तु का सीपी निकाल पाएंगे। तो हल करेंगे, यहाँ पर से आपका कितने बार में चला जाएगा? 19 से तो आपका नहीं कटेगा। यहाँ पर पहले काट लेते 5 से, तो 5 से 35, आपका 1 बचा तो 5 दिया 15। यहाँ पर काटेंगे तो आपका 5 पचे 25, 2 5 पचे 25, 5 चौक 20, 25 अठी 40। फिर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपके ये आपके कट रहे हैं या नहीं? 73, 3 छक 18, यानी कि आपके ये कट जाएंगे। कितने बार में ये चले जाएंगे आपके? 7 49, 7 3 छक 18, यानी कि 76 बार में चले जाएंगे। तो 1% का वैल्यू आपका कितना आ गया? यहाँ पर से 76 इंटू 19 आ गया। हमें क्या चाहिए? 100% का वैल्यू, तो 76 इंटू 19 इंटू क्या करेंगे? 100, यानी कि ये टोटल सीपी आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? एक वस्तु का सीपी। तो टोटल कितने वस्तु? तो 76, तो 76 से डिवाइड करेंगे, एक वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 76 से 76 चला गया, तो आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1900 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्या दिया गया? इतना बराबर ये दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले ए का, बी का और सी का वैल्यू निकालना होगा। तो क्या करेंगे वैल्यू निकालने के लिए? यहाँ पर ए आपका क्या आएगा? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या हो जाता है आपका? ए प्लस बी। फिर आपका क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आपका क्या हो जाता है? बी स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, यानी कि ये ए क्यू है, ये बी क्यू है। यहाँ पर क्या है? ए है, ये क्या है? बी है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर,
यानी कि ये जो है आपका ए है, ये बी है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर ए स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, ए का वैल्यू 12। यहाँ पर क्या करेंगे, बी आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर ये जो बी है वो असल में ए बी है, क्या है, सॉरी ये यहाँ पर आपका माइनस रहेगा, ये माइनस आपका रहता है, तो माइनस ए बी है, यानी कि ये जो बी है वो क्या है, असल में ए बी है। तो ए बी गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2√15, कितना हो जाएगा, 2√15। सी का वैल्यू निकालेंगे यानी कि बी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 15 चौक 60, प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 पच्चीस 25, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो 35, -35, तो 35 यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 4 9, यानी कि 109 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक परीक्षा में 240 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है। अगर उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत अंक 39 है और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें निकालनी होगी कि कितने अनुपात में जो है आपका क्या है, उत्तीर्ण विद्यार्थी और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है। तो ये आपका पास स्टूडेंट यहाँ पर लिख लेते, इधर आपका फेल स्टूडेंट। तो पास स्टूडेंट का औसत आपके कितने थे, 35, फेल स्टूडेंट का औसत कितना था, 15, ओवरऑल औसत कितना था आपके द्वारा 2000, ये आपके उत्तीर्ण होने वाले उत्तीर्ण होने वाले का औसत 39 था, ना कि 35 था, और ओवरऑल औसत कितना था, 35 था। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे, क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे। क्रॉस डिफरेंस में जो आपका अनुपात आएगा वो असल में किसका अनुपात आएगा, पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट का अनुपात आएगा। तो हल करेंगे, 35 - 15 करेंगे 20, और 39 - 35 करेंगे कितना आएगा, 4। कट रहा है तो काट लेंगे, कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में, यानी कि कितना आ जाएगा वैल्यू, 5:1। यानी कि टोटल कितने विद्यार्थी है, 6 यूनिट, और 6 यूनिट का वैल्यू टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 240। हल करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 40 स्टूडेंट पूछा क्या जा रहा है, 5 स्टूडेंट, तो 5 स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 5 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 40 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि टोटल 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने उत्तीर्ण हुए हैं परीक्षा में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।